गुड इवनिंग, जय भीम, नमस्कार एवरीबॉडी। एंड जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो वेबिनार है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वेबिनार। एंड वी आर रियली वेरी हैप्पी एंड वेरी प्रिविलेज टू वेलकम डॉक्टर राजेंद्र बारूड जी। डॉक्टर राजेंद्र बारूड जो 2013 बैच के आईएएस है। उसके पहले आईपीएस में उनका सिलेक्शन हुआ था। उसके पहले उन्होंने उन्होंने मतलब एमबीबीएस में और बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें भी बहुत महारत हासिल की। और ये एक सबसे बड़ा एक उदाहरण, सबसे बड़ा एक आदर्श जो है हमारे सबके सामने उन्होंने प्रस्थापित किया है। सो डॉक्टर राजेंद्र जी, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। Thank you और very much. on behalf of All India SC/ST Employees Welfare Association, I am Jaggesh Somkar. I'm, I welcome you all, particularly our special guest, Dr. Rajendra ji. डॉक्टर राजेंद्र जी के बारे में हमने एक पहले तो मैं थोड़ा ब्रीफ ब्रीफ जो है थोड़ा सा एक उनके बारे में शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूँ। बाकी वो ही इज़ वेरी पॉपुलर, पूरे महाराष्ट्र में क्या, पूरे पूरे इंडिया में वो बहुत पॉपुलर है। उनकी जो स्टोरी है, उनका जो स्पाइट ऑफ ऑल दिस एडवर्स ऑड कंडीशन उन्होंने जो ये मुकाम जो हासिल किया है, वो आजकल के यंगस्टर्स है और सभी के लिए ये बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ा एक आदर्श है। जिस परिस्थिति में उन्होंने पढ़ाई की, जो बचपन उनका बीता और बाद में उन्होंने जो उस पे सारे मात करके उन्होंने जो आगे बढ़े हैं, उसके उसके ऊपर क्या कहने। हैट्स ऑफ टू डॉक्टर राजेंद्र जी फ्रॉम फ्रॉम ऑल ऑफ अस इन दिस मीटिंग रूम। सो आज के जैसे आपको पता है कि टॉपिक जो है, कोविड समय में हमारा स्वास्थ्य और चिंता कैसे संभालें। ये कोविड का सीजन है, कोविड से सारे परेशान हैं। तो उसके उसके बारे में तो हम जानेंगे ही। बाकी साथ में हम डीएम साहब नंदुरबार जो अभी है, उनको हम ये भी गुजारिश करना चाहेंगे साथ में कि अगर कुछ स्टोरीज है आपसे रिलेटेड है, आप जो शेयर करना चाहते हैं बच्चों के साथ में, खास क्योंकि इस प्रोग्राम में बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, तो उनको एक इंस्पिरेशन मिले, उनको रूबरू आपसे बात करने का मौका मिले, तो इससे बड़ी बात जो है उनके लिए कोई नहीं हो सकती। ये साथ में हम ये भी उसके बारे में सोच रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली, जब आपका लेक्चर कोविड का हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग थोड़ी थोड़ी देर के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर भी रखेंगे उसमें, जो आपको रिलेटेड टू टॉपिक एंड रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट, एजुकेशन के बारे में, नो अदर पॉलिटिकल दिस थिंग। हाँ, एजुकेशन के बारे में या जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे पढ़ाई करना है, इसके बारे में भी अगर कोई आपके सवाल है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क टू डॉक्टर राजेंद्र जी। ठीक है। तो जस्ट एक ब्रीफ मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन डॉक्टर साहब का मैं देना चाहता हूँ, डीएम साहब का। ये बहुत ही एक ये एक ऐसी कहानी है, जैसे लोग कहते हैं ना कि उनकी कामयाबी की राह में परिवार की आर्थिक तंगी रोड़ा है। तो ये ऐसा एक केस है डॉक्टर राजेंद्र भारूड जी के इसमें मतलब रूप में हमारे सामने, कि वहाँ पे ऐसे सारे एडवर्स कंडीशन थी, फिर भी उन्होंने वो उस पे मात करके ये जो है वो अपनी पढ़ाई पूरी की। वो कॉलेज के वो वहाँ के बेस्ट स्टूडेंट्स रहे हैं, और उन्होंने बाद में आईपीएस बने हैं, देन आईएएस बने हैं, और अभी डीएम है नंदुरबार। और वो कोविड सिचुएशन में उनकी बहुत सारी स्टोरीज है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत इनिशिएटिव्स लिए। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जो स्कीम्स है, अच्छी अच्छी स्कीम्स है, वो सारा उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। ये हाईली एनर्जेटिक पर्सन, हाईली डायनामिक पर्सन वी हैव टुडे विद अस। तो इसके इनके बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में तो आप सबको पता है, क्योंकि वो जिस 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 कंडीशन में उनका पढ़ाई हुआ है, जीएस मेडिकल कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की है, डॉक्टर वहाँ से एमबीबीएस, और बाद में उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया। और अभी वो बेसिकली महाराष्ट्र का जो धुले डिस्ट्रिक्ट है, उसके सामोड़ा करके गांव है, वहाँ से उनका उनका बर्थ हुआ है, वहाँ वहाँ उनका बर्थ हुआ है। और इसमें उनकी मम्मी का रोल, वो डॉक्टर साहब की जो मम्मी है उसका रोल, उसका उसका तो उसके क्या कहने, उसके बारे में हमारे पास शब्द नहीं है। वो वी आर रियली, आई मीन, पता नहीं क्या कौन से शब्दों में बयां करें ये कहानी हम। वो कहते हैं कि मैंने, मेरे जो फादर है बंडू भारूड जी को नहीं देखा, वो इतने इतनी हालत खराब थी कि मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे उस समय। और
मजदूरी करके फिर वो और भी वो जो काम करके है वो मजदूरी करके 10 रुपया वगैरह कुछ मिलते थे, वहां से उन्होंने फिर मम्मी ने उनको पढ़ाया लिखाया और उन्होंने किताबें खरीदी। उनको उनको 12वीं कक्षा में 90% और 10th में 95% उनको मार्क्स मिले थे। He says, since childhood I have aimed to become a doctor so that I could help other people. But as I grew up, I realized that to help people, I need to educate them and provide them with better opportunities. 2011 में मेडिकल कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड उन्होंने वहाँ मिला है। जीएस जीएस सेठ मेडिकल कॉलेज से है। और बाद में उन्होंने फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया। फिर सबसे पहले आईपीएस बने। उनको आईपीएस में वो संतुष्ट नहीं हुआ तो उन्होंने फिर और एक बार प्रयत्न किया और उसके बाद में उनको आईएएस मिल गया जो उनका सपना था। और बेटा जो है एक माँ का, एक जिनका इतना बड़ा डेडिकेशन है, उस माँ का बेटा कलेक्टर बन गया। ये बहुत गर्व की बात है, बहुत आनंद का विषय है, एक सेटिस्फैक्शन का इसे विषय है कि मतलब ये तो माँ को तो यूपीएससी का मतलब भी पता नहीं था। बात तो सही है। अभी जो जो लेडीज हमारी है जो गांव में है जिनका एजुकेशन नहीं हुआ है उनको नहीं पता है कि यूपीएससी क्या उनको तो बस कलेक्टर साहब पता है, इतना पता है, तहसीलदार साहब पता है। तो वो रोती रहती थी और वे उनके जो जब उनको बन गए तो वे खुशी के आंसू थे उनके उनके इसमें। और एक डॉक्टर राजेंद्र भारत की किताब है सपनों की उड़ान, जिसको हम मराठी में जिनका नाम दिया है मी एक स्वप्न पाहिलं, सपनों की उड़ान। वो बहुत अभी बेस्ट सेलिंग वो बुक है। उनकी ऑटोबायोग्राफी है। उन्होंने जो लिखा है कि कैसे परिस्थितियों से उन्होंने वो आगे बढ़े हैं और कलेक्टर पद पर अभी नंदुरबार में है। सो वो कहते हैं डू नॉट फील डिप्रेस्ड अबाउट योर सिचुएशन इन लाइफ, डू नॉट थिंक अबाउट ओनली द प्रॉब्लम्स, think about solutions and how you can overcome your problems. That will make you stronger and it is the only way to move forward and succeed. डॉक्टर साहब का ये जो कहना है, ये मैं ये सारा जो मैंने लिया है ये अपने डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ पेपर्स में उनका जो ये आया है इंटरव्यूज वगैरह वहाँ से लिया है। आई नेवर डिड एनीथिंग दैट अ नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट वुड डू। No outing, no dates, no partying. Though I had friends who would ask me to head about with them, I was very focused on changing my future and the future of others. So I never regretted not being part of that. डॉक्टर साहब जो है वो उनके बारे में तो अभी ज़्यादा मेरे ख्याल से क्योंकि इसमें काफ़ी समय जाएगा तो हम ये चाहते हैं कि हम उनके मुख से ही हम ये बातें सुने तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जोगी जी। मुझे अ, लगता है आपने मेरे बारे में बहुत ही ज्यादा लोगों को बता दिया। इतना मैं हूँ नहीं, एक मैं नॉर्मल आदमी हूँ, छोटा आदमी हूँ। डॉक्टर साहब एक डीएम साहब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वो एक जो जितना भी आपका ये फोटोग्राफ्स है ना उसका 2 मिनट का एक वीडियो है जो हमने कंपाइल किया है। अगर अच्छा, आप परमिशन देंगे तो हम उसको थोड़ा प्ले करना चाहते हैं इफ यू परमिट अस। मैं भी देखना चाहूंगा, मैंने भी देखी नहीं वीडियो। ओके 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 या ओके ठीक है ठीक थैंक यू। अभी 2 मिनट जस्ट वेट कीजिए प्लीज। जस्ट अ मिनट प्लीज। तो अभी ये शुरू करते हैं छोटा सा 2 मिनट का एक आपका वो ये हमने बनाया है लाइक टू शेयर विद द ऑडियंस या।
सो जोरदार ताली हो जाए सबसे पहले तो सब लोगों की ओर से। हमारे आज के जो स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर राजेंद्र भारूड साहब के लिए, उनके 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 स्ट्रगल के लिए, उनके अचीवमेंट्स के लिए, और उन्होंने जो जिंदगी में जो हासिल किया उसके लिए वी आर रियली प्राउड ऑफ यू सर। एंड अभी अभी ज़्यादा समय न गवाते हुए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन मुंबई के माध्यम से ये कार्यक्रम हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके पहले भी बहुत सारे हमने वेबिनार्स किए हैं, जैसे आपको बताया था टीना डाबी जी को बुलाया था, सृष्टि को बुलाया, सुनील कुमार गौतम साहब का आज प्रोग्राम हुआ, देन प्रोफेसर थोराज जी का कार्यक्रम हुआ। देर आर सो मैनी अदर प्रोग्राम्स आल्सो बी कंडक्टेड ऑन करियर गाइडेंस टू आवर स्टूडेंट्स, उनको एनकरेज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। सो लेट अस होप टुडेस सेशन विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल फॉर एवरीबडी। और मैं अभी नाउ द स्टेज इज सेट फॉर दिस प्रोग्राम। मैं अभी हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर राजेंद्र भारूड जी को मैं निवेदन करता हूँ कि नाउ द प्रोग्राम इज नाउ इट इज अप नाउ ओवर टू यू। या गो अहेड प्लीज। जगह जी, आपका बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये जो आपने वीडियो बनाई, इसमें मेरी बहुत सारी मेमोरीज जागृत हुई। पता नहीं आपने सब ये फोटोग्राफ्स मेरे साथ पेज या इसमें से लिए होंगे, बट ये एक्चुअली ये कलेक्टर का या डीएम की लाइफ के एक छोटे छोटे किस्से है कि हमें जितनी फैसिलिटीज मिलती है उसका हमें समाज के प्रति जो भी ऋण है, जो भी पिछड़ा वर्ग है उसका क्या कर सकते। तो सबसे रिमोट एरिया में जाओ, वहां से लोगों से मिले, उनके प्रॉब्लम समझो, फील्ड में जाओ, देखो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सबसे पहले मैं जितने भी मेरे अपने ऑडियंस यहाँ पर है, मैं उनको दरखास्त करूंगा, अगर वो अपने वीडियो मोड अगर ऑन कर सके तो मैं लोगों के चेहरे देखना मैं चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कंप्यूटर से बात ना करते हुए लोगों से बात करूँ। ओके। तो या ये मेरी दरख्वास्त रहेगी, अगर सभी लोग जिनसे पॉसिबल होगा अगर वीडियो मोड ऑन कर सके। या दूसरी बात तो एक मेरी जिंदगी का एक मैंने प्रिंसिपल एक तत्व बनाया है कि सिचुएशन में कुछ भी लाइफ में हो, कुछ भी परिस्थिति आए, कोई भी सिचुएशन हो, उसका निगेटिव पार्ट ना देखो। अगर जो भी कंडीशन है उसमें हम अच्छे से अच्छे क्या कर सके, अच्छे से अच्छे हम क्या बोल सके, अच्छे से अच्छे हम क्या कर सके, ये एक तत्व मैंने जिंदगी में रखा है। और दूसरी बात मैंने ये लाइफ में रखा है कि जो भी तुम करो वो बेस्ट करो। नेवर नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ थिंग्स। अगर तुम बात कर रहे हो तो अच्छे से बात करो, अगर तुम चल रहे हो अच्छे से चलो, अगर तुम्हें दोस्ती निभानी है तो बेस्ट बेस्ट तरीके से निभाओ, अगर तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन रन करना है तो सबसे बेस्ट करने का प्रयास करो, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो बेस्ट करने का प्रयास करो। मीडियोकर, साधारण जीना, साधारण रहना, ये कभी जिस व्यक्ति की जिंदगी में ये मीडियोकर टाइप बन जाती है वो आदमी कभी भी साधारण नहीं रहता है। पूरे दुनिया में सब जगह में प्रसिद्ध है बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर एक एक में व्यक्तिमत्व क्यों थे, दूसरा बाबा साहब क्यों नहीं बने? क्योंकि वो साधारण नहीं जिए। उन्होंने संविधान बनाया, जब दुनिया का सबसे बेस्ट संविधान बनाया। उन्हें उन्होंने अपने जितने भी फॉलोअर्स थे जिनको गाइड किया, उन्होंने बेस्ट तरीके से गाइड किया। जो भी स्कूल्स कॉलेजेस ओपन किए, औरंगाबाद में हो या बाकी जगह पे हो, उन्होंने बेस्ट तरीके से उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया, इसलिए वो बाबा साहब रहे। तो हमें ऐसा लगता है कि जो भी महान विभूतियां इस दुनिया में रही है उनसे हम कुछ सीख सकते हैं, तो ये सीख सकते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में कुछ करना है, बेस्ट करो। मीडियोकर, साधारण तरीके से अगर क्या कि चलो मैं कुछ टाइम में टीवी भी देखूंगा, कुछ टाइम में खेलूंगा भी, कुछ टाइम में दोस्तों के साथ गपशप भी करूंगा, टाइम पास भी करूंगा, कुछ दिन में ऐसे ही सो रहूंगा बेड के ऊपर, जैसे लोग करते हैं, तो फिर आप रिजल्ट ऐसे एक्सपेक्ट करोगे कि साधारण साधारण रिजल्ट रहेगा। जैसे आपने बताया कि कॉलेज के टाइम पे अ, मैं ऐसा लड़का था कि जो बहुत कम बात करता था, बहुत ही कम। थोड़ा सा मैं शाय टाइप का इंसान था। नवोदय विद्यालय मेरी पढ़ाई हुई 6ठी से 12वीं तक। तो पूरे स्कूल के टाइम पे हम एक दिन लड़कियों से बात करते थे, रक्षाबंधन के दिन। और एक ही हमारा वर्ड रहता था रक्षाबंधन के दिन, जब वो राखी बांधने आती थी तो हम बोलते थे थैंक यू दीदी। उतना ही हमारा कम्युनिकेशन रहता था। तो कॉलेज के टाइम पे फिर बड़े बड़े सिटी से आई हुई लड़के लड़कियां, फैशनेबल जीन्स, किसी के पास बाइक, किसी के पास फैंसी मोबाइल्स, और हमारा सीधा सिंपल टी शर्ट, सादी पैंट, स्लीपर्स, 50 रुपए का टी शर्ट। तो हमें पता था कि भैया हमसे कौन इम्प्रेस होगा। हमारा तो व्यक्ति था
लेकिन हमें एक बात पता थी कि भगवान ने सबको ब्रेन दिया है। अगर इस दिमाग का हम सही दृष्टिकोण से अगर उपयोग करते हैं, 1400 ग्राम लगभग वेट होता है हर एक व्यक्ति का, अगर इसका हम सही मायने में इसका अच्छे से उपयोग करते हैं तो हम हमारी जो लाइफ की प्रायोरिटीज है उसको हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, मुझे बताते हुए फक्र महसूस होता है कि हमारा जो मेडिकल एंट्रेंस हुआ था उसमें से मुझे 200 में से 194 194 97% मार्क मिले थे। एंड आई वाज द फर्स्ट स्टूडेंट हु गॉट द एडमिशन थ्रू ओपन मेरिट। और जो मेरा शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन की जो सीट थी वो किसी दूसरे व्यक्ति को हमने फिर, बिकॉज आई गॉट सिलेक्शन फ्रॉम ओपन मेरिट, तो दूसरे को मिली। और फॉर 5 इयर्स कॉलेज का एक अच्छे एकेडमिक मेरिटोरियस अलग अलग कंपटीशन में भाग लेना। हमारे कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में 180 स्टूडेंट थे। 180 स्टूडेंट में मुझे सन 2011 में कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला, फाइनल ईयर में जब हम थे। और फिर 2012 में मेरी इंटर्नशिप शुरू हुई और इंटर्नशिप में फिर 7-8 घंटा इंटर्नशिप में काम करना। उस टाइम पे कोई गाइडेंस कोचिंग कुछ था नहीं। 7-8 घंटा काम करना मेरा पहला अटेम्प्ट था। फॉर्चुनेटली उस साल सीसैट पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ, तो 2 साल में मैंने प्रीलिम की एग्जाम दी। उस साल फॉर्म भी मुझे एकदम फॉर्चुनेटली मिल गया। 20 रुपए का फॉर्म था, फॉर्म भरा, 2 महीने किसी तो पढ़ाई की, प्रीलिम का एग्जाम दिया, सीसेट पैटर्न था, प्रीलिम पास हो गया। मेंस में मेडिकल साइंस ऑप्शनल चूज किया क्योंकि मैं कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट था, तो मुझे पूरे इंडिया में मेडिकल साइंस सबसे ज्यादा मार्क मिले। मैं मेंस भी कॉलेज हुआ। लेकिन इंटरव्यू के लिए, जैसे आपको पता ही होगा कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रायर क्वालिफिकेशन चाहिए आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। और मेरे पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अभी था नहीं, क्योंकि जब तक आप एमबीबीएस की डिग्री हासिल नहीं करते आपको ग्रेजुएशन के लिए इंटर्नशिप पूरा होना इम्पोर्टेंट है। तो मैंने हमारे कॉलेज से इंटर्नशिप कंप्लीशन का सर्टिफिकेट हमारे डीन से रिक्वेस्ट करके मांगा। और बिना मेडिकल डिग्री के मैं 17 अप्रैल 2012 को दिल्ली इंटरव्यू देने के लिए गया, फर्स्ट टाइम जब मैं दिल्ली गया था। और 17 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू हुआ और वहाँ पर उन्होंने मुझसे लिख लिया कि इसके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है। अगर रिजल्ट आने के बाद अगर 20 दिन के अंदर उन्होंने सबमिट नहीं किया तो इनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, माना जाएगा। तो फिर वो सब अंडरटेकिंग दी, इंटरव्यू काफी अच्छा हुआ, साथ में को रिजल्ट आया और मेरा पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी में पास हुआ। फिर 20 दिन में सब सर से रिक्वेस्ट करके सब लोगों को, जिससे मुझे लगता है कि आदमी के अंदर अगर नम्रता है, ह्यूमिलिटी है, तो काफी लोग मदद करते हैं। तो मेरा कोई बैकग्राउंड तो था नहीं, नो पॉलिटिकल कनेक्शन, कोई घर में पढ़ा लिखा नहीं था, गाँव में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन एक, जैसे हम बोलते हैं कि किस तरह के आपका लहजा है, किस तरह से आप बात करते हो, तो बड़ों का आशीर्वाद उसी उसी लोगों को मिलता है जिसके अंदर ह्यूमिलिटी हो। नदी हमेशा ऊपर से नीचे बहती है, कोई ऐसी नदी नहीं जो नीचे से ऊपर बहती है। तो इसी तरह से लोगों के आशीर्वाद या लोगों की जो ब्लेसिंग्स रहती है वो उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो नम्र होते हैं, हम्बल होते हैं। तो दैट प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जितने भी बच्चे हमारे हैं, बेटा तुम जिंदगी में कुछ भी बन जाओ, अपनी नम्रता, अपनी ह्यूमिलिटी कभी नहीं छोड़ना। नम्रता का मतलब ये नहीं कि कोई भी आदमी आए और आपके मार के चला जाए, ये उसका अर्थ नहीं होता। उसका अर्थ ये होता है कि हमारे अंदर गरूर ना आए हमारी उपलब्धियों के ऊपर। तो मुझे वो पॉइंट लगता है कि अगर वो हम हमारे बच्चों में अगर हम इनकलकेट कर पाए कि किसी को फालतू आर्गुमेंट करना या किसी के फालतू डिबेट पढ़ना या मैं बड़ा हुए दिखाने की कोशिश करना, ये कोई जरूरत नहीं है। आप बड़े अपने बोलने से या अपने दिखावे से नहीं होते, आप बड़े अपने कर्मों से होते हैं। आप किस तरह का काम कर रहे हो, किस तरह से आपकी सोच है, किस तरह से आपका स्वभाव है, कितने लोगों को आप मदद कर पाए, कितने लोगों के जीवन का यश बढ़ाने के लिए या जीवन का उद्धार करने के लिए आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो सोसाइटी में, अपलिफ्टमेंट के लिए आप क्या कर रहे हो। तो जैसे मैं, एक्चुअली मुझे जगदीश जी ने रिक्वेस्ट किया कि आप अपने लाइफ के बारे में बताएं, लेकिन मैंने उनको ये बताया कि मेरे लाइफ के बारे में बोलना मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इट फील्स लाइक कि अभी पास्ट इज पास्ट, व्हाट राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, और किस तरह से हमें सोचना चाहिए, किस तरह से हमें काम करना चाहिए, मुझे लगता है वो ऑडियंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी कोविड के टाइम पे, जैसे मैंने खुद गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था, मैं इसके पहले सोलापुर में था सीईओ जिला परिषद, वहाँ पर आषाढ़ी एकादशी या बाकी जितने भी प्रोग्राम्स होते थे गवर्नमेंट ने मुझे उसका इंचार्ज बनाया था। और मेरे बैच में, हमारी जो बैच थी 2013 की, उसमें पहला बंदा जो मुझे कलेक्टर बनाया गया, मुझे पूछ के कि आपको कहाँ पर काम करना है। एंड आई रिक्वेस्टेड कि सर मेरी पहली डीएमशिप है तो मैं चाहूंगा मैं किसी ट्राइबल जिले में काम करूं, और फॉर्चुनेटली मुझे उन्होंने इसी जिले में दिया जहाँ पर मैं पढ़ा हूँ।
और आप ये एक सबसे बड़ा संयोग है कि नवोदय विद्यालय जो स्कूल रहती है उस स्केल के पदसिद्ध चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। तो कुछ साल पहले जिस स्कूल में मैं पढ़ा उसी स्कूल का चेयरमैन बनने का सौभाग्य भी मुझे यहाँ पर प्राप्त वाह हुआ। वाह, वेरी गुड। और यहाँ आने के बाद तो काफी सब एरिया मुझे पता ही था, यहाँ की लैंग्वेज पता थी, यहाँ के सब पॉलिटिशियंस पता थे। हमने एक मिशन से काम करना चालू किया कि हमें क्या करना है। तो कुछ सेक्टर्स पे हमने फाइंड आउट किया कि लोगों का राशन कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, हेल्थ एस्पेक्ट, एजुकेशन एस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट, उसके ऊपर काम किया जाए। तो जितने भी खेड़ा, जितने भी पाड़े से वहाँ का हमने सर्वे करके जितनी भी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है वहां पर पूरा सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन। जो भी स्कूल्स एकदम दूर दराज की जगह पर है वहां पर 1.5 किलोवाट के लगभग हमको 13 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से उसका फॉलोअप लेके हमें वहां से मिले। अभी 7 करोड़ का काम चालू है। और जितने भी जगह पे रिमोटली हम एजुकेशन दे पाते हैं वहां पर आईटी का प्रॉपर यूज करके आईटी डिपार्टमेंट से लगभग 3 करोड़ रुपए से डिजिटल सेटअप तैयार करना। और अभी कोविड के टाइम पे जैसे यहाँ पर 90% लोग हैं ट्राइबल्स, वीकर सेक्शंस, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, गरीब कस्बे से, गरीब तख्ते से लोग आते हैं। तो लोग प्राइवेट फैसिलिटी अफोर्ड नहीं कर पाते। कोविड में हमने पहले ये डिसीजन ली कि हम कोई भी गवर्नमेंट फैसिलिटी जो एग्जिस्टिंग है उसको कोविड में चेंज नहीं करेंगे। कोविड के लिए हम अलग फैसिलिटी बनाएंगे सेपरेट। क्योंकि ये 5-6 महीने में ही हमारा एक सिविल हॉस्पिटल में कम से कम 8,000 डिलीवरीज हुई। सोचिए, पीएससीज और एसडीएच और आरएच अगर पकड़ते हैं तो कम से कम 12-13 हजार डिलीवरीज सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हुई। तो हमने गवर्नमेंट का कोई भी पार्ट चेंज न करते हुए नए नए बिल्डिंग्स को एक्वायर्ड करके वहां पर कोविड का फैसिलिटी शुरू किया। तो जो हॉस्पिटल का काम काफी दिनों से पेंडिंग था उसको पूरा करके मिशन मोड में 150 बेड का सेंट्रलाइज ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स आई हॉस्पिटल को कन्वर्ट किया 26 बेड का। और अभी हर एसडीएच में ऑक्सीजनेटेड बेड्स बनाएंगे। तो यहाँ पर लैब नहीं थी तो लैब की लागत करके 1.5 करोड़ लगभग एंटीजन एंटीजन किट्स और आरटीपीसीआर का पूरा लैब चालू किया। तो रोज की टेस्टिंग हो रही है। और ये सब प्रॉब्लम है जैसे बाकी जो हमारे डिवीजन में जो जिले है वहाँ पे लगभग 10,000, 20,000, 30,000 केसेस है। उसके मायने में सिर्फ 3,000 केसेस नंदुरबार में है। और नंदुरबार में अभी लगभग 78 लोगों का दुर्दैवी डेथ भी हुआ। बट कंपेरेटिव टू अदर डिस्ट्रिक्ट सिचुएशन इज काफी अंडर कंट्रोल। उसका एक फायदा ये भी है कि बिकॉज ऑफ आई एम अ डॉक्टर तो उसका काफी नॉलेज भी हमें यहाँ पर हेल्प हो रहा है। तो अभी जो हमारा टॉपिक था कि हम चिंता और जो हमारे एंजाइटी ये कोविड के टाइम पे किस तरह से कम करें। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि हम चिंता क्यों करते हैं। अगर आप इसको अच्छे से अगर साइकोलॉजिकल सिचुएशन अगर आप सोचते हैं, चिंता आदमी कभी भी प्रेजेंट के बारे में नहीं करता। कुछ जो हमारे पास्ट में कुछ मिस्टेक हुई है उसके बारे में, कुछ डिसीजन ली है उसके बारे में चिंता करता है, या फ्यूचर के बारे में कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, हमारा इकोनॉमिकल फ्यूचर कैसा होगा, उसके बारे में काफी चिंता करता है। सबसे पहली बात जैसे मेरे मेरे माँ से सीखी कि लाइफ में मेरी माँ के पास तो ना जमीन थी, ना नौकरी थी, ना पढ़ी लिखी थी। हस्बैंड जैसे मैंने, जैसे जोगी जी ने बताया कि मैं मेरे माँ के जब पेट में था, 3 महीने की जो गर्भ में था, तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। और हम उस टाइम इतने गरीब थे कि पिताजी की फोटो निकालने के लिए किसके पास पैसे नहीं थे। तो मैं एक ऐसा आईएएस ऑफिसर हूँ कि जिसने मेरे पिताजी तो देखे ही नहीं जिंदा, मैं फोटो में भी देख नहीं पाया। उतनी हमारी गरीबी परिस्थिति थी। लेकिन मुझे अभी तक याद है कि मेरी माँ कभी रोई नहीं। मेरी माँ कभी ऐसा सोची भी नहीं कि मेरे ही नसीब में इतने सब दुख क्यों है। छोटी झोपड़ी, अपने गन्ने की जो पतड़ रहती है उससे बने हुई झोपड़ी, और उस झोपड़ी में सब हम तीनों भाई, माँ, सब रहते थे। मजदूरी करती थी माँ। फिर हमारी दादी जो थी महुआ के फ्लावर से शराब बेचती थी, जंगल से महुआ के फ्लावर्स कलेक्ट करके। तो 100-125 रुपया दिन में मिल जाता था। उसमें फिर कभी कभी बारिश के टाइम पे नहीं होता था तो 2-2, 3-3 दिन की जो बासी रोटी रहती थी, भाकर रहती बोलते हैं हम उसको, वो खाते थे। लेकिन उस समय पूरे हमारे आदिवासी बस्ती में ही वो गरीबी थी। तो अभी हमें कभी से फील हुआ नहीं कि हम गरीब है। हमें लगता था सभी लोग ऐसे ही रहते हैं। गरीबी कब फील हुई? जब मुंबई में आए, जब लोगों के पास ब्रांडेड मोबाइल्स, शूज, जीन्स वो देखे और पता चला कि हमारे पैरों के अंदर पैरागॉन स्लीपर है, तब समझ में आया कि हम भी गरीब है। गरीबी बेसिकली क्या होता है कि मानसिक परिस्थिति हमारी, हम गरीब है
ये हमारी परिस्थिति के ऊपर डिपेंड नहीं होते, हमारी मनस्थिति के ऊपर डिपेंड रहता है, हम किस तरह से सोचते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं। तो वो सिचुएशन में जीने के बाद अभी लाइफ का कोई भी चैलेंज बड़ी समस्या लगती नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि जो आदमी जीरो से निकला है, जो आदमी जमीन से उठा है, शून्य से निकला है, उसको आप क्या मिटाओगे? जिसका बैकग्राउंड ही पूरा मिटा हुआ है, उसको आप क्या मिटाओगे? उसी तरह जिस आदमी ने गरीबी का एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन दिखा है, वो कभी किसी भी सिचुएशन को वो फेस कर सकता है। हाँ, अगर हमने बचपन से ही कंफर्टेबल लाइफ जीना, एसी गाड़ी में घूमना, एसी जगह पे रहना, जब चाहे रेस्टोरेंट से खाना मंगा लिया, तो उसके लिए पैसा लगता है। मोबाइल की बिल पे करना है, इलेक्ट्रिक बिल पे करना है, उसके लिए पैसा लगता है। तो अगर कोविड के सिचुएशन में अगर वो सब नहीं है, तो फिर आदमी को फ्रस्ट्रेशन आता है। तो सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगा कि ह्यूमन लाइफ में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आए तो बहुत छोटा है। कभी कभी फेमाइन आया है, बड़ा दुष्काल, वर्ल्ड वॉर हुए हैं, पुराने जमाने में बड़े बड़े राजाओं ने, मुगलों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था, पूरा डिस्ट्रॉयड किया था कल्चर, हजारों लाखों लोगों का एक दिन में उसको मार देते थे, डेथ होती थी। उस समय भी कोई लोग आत्महत्या नहीं करता था, सुसाइड नहीं करता था। दे यूज्ड टू, मतलब ठीक है, वो जिंदगी, उनके टाइम तो कोई ना मोबाइल था, ना ये जूम था, ना इलेक्ट्रिसिटी था, ना इंटरनेट, ना था टीवी था, कुछ नहीं था। जो थे लाइफ में वो बच्चों को अपना एजुकेशन था, बच्चों को काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, थोड़ा बहुत दूध निकालते थे, सिंपल लाइफ थी। तो हमें ये सोचना चाहिए, जितना हमारा पलंग के बेड है उतना ही हमारा पैर हमने हिलाए। मतलब क्या? जितना हमारी इनकम है उतना ही हमारा, उसके हिसाब से हमारा एक्सपेंडिचर हो। जितना हमारी आमदनी है उसके बाहर बच्चों को फालतू में शौक या बच्चों को फालतू में चीजें दिखाना। मतलब जैसे मैं इंटरेस्टिंगली बोलता हूँ कि जब मैं छोटे थे तो गरीब थे, उस टाइम पे टीवी नहीं थी। अब आयस बन गए तो समय नहीं है, टीवी भी नहीं देखते। तो मैं दोस्तों, अभी भी मेरे घर पे कभी टीवी नहीं है, मैं कभी ना न्यूज देखता हूँ। कुछ थोड़े बहुत न्यूज हमारे जो ऑफिसर्स डालते हैं, इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स, के जिले में क्या चल रहा है वही देख लेता हूँ। हमें ना पता नहीं कि रिया चक्रवर्ती का क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, कोई भी लेना देना नहीं। लाइफ में प्रॉब्लम्स उससे भी बड़े बड़े हैं। टीवी क्या करती है? टीवी दुनिया के प्रॉब्लम्स हमें बताती है, और वो दुनिया के प्रॉब्लम्स या दुनिया की लग्जरियस लाइफ देख के फिर हम उससे कंपेयर करते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स हम कंपेयर करते हैं। इम्पोर्टेंट चीज जो हमें करनी चाहिए कि आज मैं जो कुछ हूँ, मेरा कल उससे ज्यादा अच्छा करने के लिए मैं क्या प्रयास कर रहा हूँ, क्या एफर्ट कर रहा हूँ। दिन भर टीवी देखने से या दिन भर किसी को सुनने से हम अपना जिंदगी चेंज नहीं कर सकते। मैंने बताया था कि यूपीएससी के एग्जाम देने के टाइम पे मैंने किसी का मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी सुना नहीं, किसी के लेक्चर सुने नहीं, कोई क्लास ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे वो कुछ था नहीं, मेरे पास मोबाइल था। लेकिन एक एक्सपीरियंस था बचपन का कि यस, अगर मुझे जिंदगी में कुछ करना है तो ऐसे लोगों के साथ कभी ना रहूं जो नेगेटिव सोचते हैं, ऐसी चीजें ना देखूं जो मेरे कॉन्शियसनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगे, ऐसी चीजें ना बोलूं जो मुझे अंदर से वीक करे। हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा कुछ भी लाइफ में हो, कुछ भी विपदक सिचुएशन आए, अपने आप को मैं अंदर से स्ट्रांग करूं। तो ये कोविड के टाइम पे काफी लोग बोलते कि लाइफ में क्या किया जाए। बहुत बार लोग बोलते थे कि मैं मेरे फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, मेरे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता, मुझे मैं एक्सरसाइज करना है, किताब पढ़नी है, मेडिटेशन करना है, अपना जो इगतपुरी का जो विधि है उसको हम बोलते हैं करना, क्या विपश्यना। बोलते हैं वो, विपश्यना। विपश्यना, विपश्यना करना है। तो यूज दिस टाइम। फॉर्चुनेटली हमें टाइम तो मिलता नहीं, अभी तो बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी गवर्नमेंट लोग बोलते हैं कि वर्क फ्रॉम होम। तो आपके पास टाइम ही टाइम है, ट्रैवलिंग कम हो गया, ये कम हो गया। बहुत सारी बहनों को लगता है कि मुझे बच्चों को बहुत सारा खाना खिलाना है, लेकिन जॉब के कारण मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे उनके लिए अलग अलग रेसिपी बनानी है, ये टाइम यूज करो। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई भी जो सक्सेसफुल व्यक्ति है वो एडवर्स कंडीशन को हमेशा अपने फेवर में बना देता है। अगर बाहर बहुत बारिश हो रही है, लाइट चली गई है, तो एक बंदा बोलेगा कि यार लाइट चली गई, मुझे मैच देखना था, इंपॉर्टेंट चीजें करनी थी, कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन कोई आदमी जो इंटेलिजेंट हो क्या करेगा, कैंडल्स लगाएगा, सबको साथ में बिठाएगा, कैंडल लाइट डिनर करेगा अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए। बराबर। कोई व्यक्ति बोलेगा कि चलो ठीक है,
अभी हम बाहर घूम नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, लेकिन हर दिन कोई किताब पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट किताब। हर दिन इंटरनेट पे कोई अच्छे आर्टिकल पढ़ सकते हैं, कोई अच्छे व्यक्ति जिसको हम आइडियल मानते हैं, उसको हम उनसे हम इंस्पायर होते हैं, उनकी कोई मोटिवेशनल वीडियो सुन सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जैसे मैं करता हूँ, बस सुबह उठ के मेडिटेशन करना, अपने ब्रेथ के ऊपर विपश्यना का पार्ट है वो करना, फिर योगासना करना, उसके बाद बच्चों के साथ 1 घंटा खेलना, उसके बाद 9:30-10 बजे ऑफिस जाके ज्वाइन करना, पूरे शाम तक ऑफिस में रहना, ऑफिस जाने के बाद फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना और 10 बजे सो जाना। कहाँ है टीवी, कहाँ है मूवी, कुछ जरूरत नहीं पड़ती। हम ये सब चीजें हमने अपने लाइफ का हिस्सा बनाया है, ये था नहीं पहले कुछ भी। सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि जो व्यक्ति जितना नेचुरल रहेगा, जितना नेचुरल जिएगा, क्योंकि हम इंसान है, हम कोई मशीन नहीं है, जितना नेचुरली आप जियोगे उतने आप स्वस्थ रहोगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और जितना आप आर्टिफिशियल जियोगे, आर्टिफिशियल फास्टिंग करना, लोग अभी अलग अलग डाइट मोड कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं उसकी। खुश रहो, एंजॉय रहो, अच्छे अच्छे विचार मन में डालो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। मुझे बचपन से हम याद थी कि हमारा जो घर झाड़ना, पानी भरना या बर्तन घिसना, वो तो हम सब करते थे माता जी को हेल्प करने के लिए। अभी टाइम मिलता है तो घर के भी काम, घर में तो बहुत सारे नौकर वाकर है, फॉर्चुनेटली अभी एज अ डीएम 15-20 तो नौकर है घर पे, फिर सर्वेंट से 2-3 गाड़ियां है, ड्राइवर से, सिक्योरिटी गार्ड से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब होने के बावजूद भी हमारा जो काम करने का या नेचुरल रहने का जो हमारा तरीका है, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये नेचुरल जीने का तरीका ही हमें अपने बच्चों को सिखाना है। बेटा अगर तुमने नेटफ्लिक्स और बेटा तुमने अमेजोन प्राइम, अलग अलग पता नहीं अभी और बहुत सारे नए नए आ रहे मीडिया चैनल्स, उसी में अगर लाइफ स्पेंड कर दी, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग अ इम्पोर्टेंट डे ऑफ ह्यूमन लाइफ, नथिंग मोर देन दैट। अभी अलग 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 गेम्स, अभी पता नहीं, मैंने कभी कभी ये टिकटॉक कभी देखा ही नहीं ऐप, ये कभी पबजी देखा नहीं, लेकिन मैं कभी न्यूज में देखा कि गवर्नमेंट ने ये बैन कर दिया, वो बैन कर दिया। बैन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि अनकंट्रोल्ड माइंड, एंड अनकंट्रोल्ड माइंड इज अ डेविल, इट्स अ डिजास्टर। ऐसे जब सिचुएशन आती है तो फिर लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, टिकटॉक चला गया, पबजी चला गया। अरे उसको जरूरत है ही क्या? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने सारे किताबें लिखे हैं, वो पढ़ो, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो लाइफ में। जैसे मैंने बताया कि खुद की हेल्थ अच्छी करने के लिए अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज करो, घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि डिसिप्लिन लाइफ जीना। अगर हमें लगता है कि मेरे मन में जो आए मैं वो करूँ और बोलो कि मुझे सक्सेसफुल होना है, वैसा सक्सेस नहीं मिलता है। पाने के लिए कुछ चीजें हमें खोनी पड़ती है, बुरी चीजें, अच्छी चीजें नहीं। अच्छी चीजें आप इंजॉय करो लाइफ में, अच्छे दोस्त बनाओ, उनसे बातें करो, अच्छी अच्छी चीजें सीखो, वही कोई छोड़ना नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें कम से कम समय बिताओ, अपने बच्चों को टाइम दो, बातें करो, उनके साथ वार्तालाप करो। ये चीजें हमारी वरी, एंजाइटी कम करने के लिए काफी मायने में हेल्प करती है। जैसे मैंने बताया, यूपीएससी के लिए कोई मुझे कोचिंग की जरूरत नहीं थी, कोई क्लासेस की जरूरत नहीं थी, सेल्फ स्टडी की। अभी भी हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? और फॉर्चुनेटली उस टाइम तो हमने इंटरनेट वगैरह ज्यादा हेल्प नहीं किया, अभी तो इंटरनेट में ढेर सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो रादर देन यूजिंग आईपैड और लैपटॉप फॉर वॉचिंग मूवीज, मूवीज वॉच करने के लिए वो बना ही नहीं था। मतलब जिस बंदे ने बनाया आईपैड, जिस बंदे ने एप्पल बनाया, वो मूवीज वॉच करने का उसके दिमाग में था कि लोग उसको हार्डली 5% या 10% यूज करेंगे। मैक्सिमम काम उसका जो रहेगा वो रहेगा मेल्स या आर्टिकल पढ़ना या वेब ब्राउजिंग करना, एप्लीकेशंस बनाना। लेकिन वो पूरा उल्टा कर दिया। सब लोग लगे रहे सुबह शाम। तो मुझे लगता है कि जितना आप नेचुरल चीजों करोगे उतना ये प्रॉब्लम कम रहेगा, और जितना आपका टाइम आर्टिफिशियल चीजों में जाएगा, आपका स्लीप डिस्टर्ब होगा, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुआ, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होगा, फिर आप सुबह शाम जाके फास्टिंग करोगे, उससे आपका हेल्थ और खराब होगा। ये साइकिल है। तो ये साइकिल अगर हमें ब्रेक करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है, नेचुरल रहो, नेचुरल जियो, जल्दी सो, जल्दी उठो,
उठने के बाद तुरंत मोबाइल हाथ में मत पकड़ो। उठने के बाद आधा घंटा मेडिटेट करो, ब्रश करो, उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, नहाओ, ब्रेकफास्ट करो, हेल्दी हेल्दी ब्रेकफास्ट करने के बाद 10 मिनट 15 मिनट आपके मैसेज देखो। हमारा उठ के ही बेड के पहला पहला देखा किसका एसएमएस, किसका व्हाट्सएप। तो प्राइम मिनिस्टर थोड़े ना हो आप कि सबसे दुनिया की कोई भी आपदा की स्थिति में आपको डील करना है वो, या कोई डीएम थोड़े ना हो। हमें हम मेरा फोन भी मुझे पता है कि जो होगा वो कॉल ही करेगा, इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज रहा तो मैसेज तो करेगा नहीं, कोई भाई बहुत बड़ी क्राइसिस हो गई तो। थोड़ा बहुत हमें अपने लाइफ के प्रायोरिटीज को सेट करना आना चाहिए। अगर हम अपनी लाइफ के प्रायोरिटी अच्छी तरीके से सेट कर पाए तो कोविड का टाइम भी चला जाएगा, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आने ही वाले हैं। लोकल के धक्के खाओ मुंबई में, ट्रैफिक, पोल्यूशन, जॉब के इश्यूज, बॉस की गाली, फैमिली में बच्चों के इश्यूज, वो कब खत्म होने वाले? वो तो थोड़े खत्म हो गए, वो कोविड आए या ना आए। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमें एक रीजन मिल गया है। ये कोविड के कारण घर की औरत सोच रही है कि ये मेरे हस्बैंड थे, जॉब पे थे तो कितना अच्छा था, सुबह शाम अभी उनका चेहरा देखने को पड़ रहा है और घर के बाहर ही नहीं जा रहे। जब कोविड नहीं था तो सोचते थे कि मेरे हस्बैंड मेरे पास रहे, टाइम स्पेंड करे, घर में रुके, हमेशा काम काम करते हैं। तो हमारा एटीट्यूड चेंज होता है, हमारे कंप्लेंट चेंज होते हैं। तो मैं अपने जो भी मेल दोस्त है, मेल लोग हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि घर में रहने के बाद अपनी पत्नियों को अलग अलग खाने की डिश की फरमाइश ना करे। खुद किचन में जाए, खुद देखे कि किचन में एक डिश बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है ना। तो घर में रहने के बाद आप भी सीख सकते हैं किचन में। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हंसी मजाक, थोड़ा सा माहौल, क्योंकि टीवी इज लाइक वन साइडेड वे ऑफ कम्युनिकेशन। वो नॉलेज बम्बार्ड करता रहेगा, कुछ ना कुछ दिखाते रहेंगे, और हम उसी को लाइफ में फिर उसको एक्सेप्ट करने से अच्छा है कि हम अपनी प्रायोरिटी सेट करें कि मुझे क्या करना है जिंदगी में, और उसकी तरह से फिर हम अपनी लाइफ जीते हैं। देन चौथी बात मैं बताना चाहूंगा कि ये जो विपदा है कोविड की, अभी तो काफी चीजें लॉकडाउन धीरे धीरे ओपन हो रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब वालों को तो कोई है नहीं, गवर्नमेंट जॉब का तो नौकरी चलता ही रहता है और पगार तो हर महीने आने ही वाला है। लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो या प्राइवेट जॉब में हो, अगर आपकी सैलरी आ रही है तो थोड़ा बहुत उसका सेविंग करना सीखिए। सेविंग अगर रहेगी, कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, कोई इशू होता है, तो आदमी को फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे मैंने एक लाइफ में फॉर्मूला बनाया कि अगर आपका 100 रुपया अगर आपकी आमदनी है, तो महीने में 50%, 20-25% आप खाने पीने के ऊपर खर्च करें, 20-25% आप बुक्स, रिक्रिएशनल चीजें के ऊपर खर्च करें, और 50% सेविंग करें। दैट शुड बी द मिनिमम वे ऑफ डूइंग दिस। क्योंकि जब कोई आपको जिंदगी में कुछ इन्वेस्ट करना है, कुछ लेना है, या कुछ चीजें खरीदनी है, बड़ी चीजें, तो ये फिर आपको 10-15-20 साल के बाद एक अच्छा फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म दे सकती है। तो फिर उसके हिसाब से अगर आप थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपरली करते हो तो ये चीजें नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोविड क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस तो ये बहुत छोटी चीजें है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेंटल क्राइसिस। ध्यान से देखो, कोविड के पहले भी हमारे, क्योंकि जैसे आदमी, कोई भी आदमी को लगता है कि मेरे जिंदगी में सब ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढींगना चाहिए, हम एट द बॉटम चाहिए कि मेरे जिंदगी में शांति हो और खुशी हो, पीस एंड हैप्पीनेस। और पीस कब मिलेगा? जैसे मैंने बताया, जिंदगी में मीडिया की चीजें, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, व्हाट्सएप मीडिया, इससे जितना दूर रहो, जितना ध्यान करो, उससे आपको पीस मिलेगा। और जो आदमी पीसफुल है वही आदमी सही मायने में खुश है। समझिए बात को। कितना पैसा है, कितनी गाड़ियां है, कितने फ्लैट्स है, कितना बैंक बैलेंस है, वो उससे पीस नहीं मिलेगा। पीस के लिए साधु भी पीस रहता है, कोई बुद्ध जो रहता है अपना धम्म के हुए, जिसके पास सीधा एक कपड़ा है, वो भी खुश है, और एक बड़ा राजकुमार है, वो भी खुश हो सकता है। पीस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि लाइफ में ऐसी डिजायर ना पालो जो हम फुलफिल नहीं कर सकते। वेरी सिंपल फॉर्म। लाइफ में ऐसी डिजायर ना पालो, आपकी आमदनी है 20,000 रुपया, आप डिजायर कर रहे हो मर्सिडीज बेंज का, क्या जरूरत नहीं है।
20,000 लाइफ है, तो सोचो, प्लान करो कि 10-15 साल के बाद मैं मारुति में भी खुश रहूंगा। तो लाइफ में ऐसी डिजायर ना पालो जो हम फुलफिल ना कर सके। फील वेरी पीसफुल एंड हैप्पी। और सेकंड चीज, ऐसी चीजें ना देखो, ऐसी चीजें ना बोलो जो आपको नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्रेशन दे। मुझे लगता है ऐसा, जगत जी, ये जितना भी मैंने कुछ थोड़ा बहुत सीखा है मेरे लाइफ के बारे में, मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपने सब लोगों ने मुझे टॉलरेट किया, मेरा सुन लिया। आप सबका मैं शुक्रिया अदा अर्ज करना चाहूंगा। और सभी मेरे भाई बहनों को, SC ST एसोसिएशन के वेलफेयर लोगों को यही बात बताऊंगा, हम फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट सर्विस में आए। हमारा ये काम है कि बाकी जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, हमारे पिछड़ा वर्ग है, उनको भी थोड़ा बहुत जितना मदद हमसे हो सके वो जरूर करें। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, एट द एंड ऑफ द डे, हमारे घर में हमारी माता जी हर दिन 5 बजे उठती थी। बारिश रहो, गर्मी रहो, बीमार हो, कुछ भी रहो, 5 बजे उठ के फिर घर का पूरा काम वाम करके, फिर बच्चों के लिए, हमारे लिए खाना बनाना, हमें नहलाना। कभी कभार 2-2 3-3 दिन तक अगर हमें कुछ घर में पुराना खाना पड़ा, बासी खाना पड़ा, तो अगर कोई गाँव घर में कोई साधु आ गया, या कोई गाय आ गई, या कोई भिक्षुक आ गया, तो मेरी माँ हमेशा उसको 1-2 मुठ अनाज या कुछ रोटी दे देती थी। कभी कभी हमें बहुत गुस्सा आता था कि यार, हमारे खाने के वांदे है, हमारे खाने के लेने देने पड़े हैं, क्यों देती है माँ। तो माँ हमेशा बोलती थी कि बेटा, अपने पास जब तक कुछ नहीं है और कुछ देने के लिए बचा नहीं है, तब तक हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास थोड़ा बहुत भी कुछ है बचा हुआ, तो हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आता है, कोई मांगता है, तो हमें उसे निराश नहीं करना चाहिए। ये हमारा इंडियन कल्चर है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। कास्ट के नाम पे, जात के नाम पे सिर्फ बड़ा बड़ा करना, और किसी भाई ने अगर मदद मांगी उसको मदद ना करना, ये छोटी सोच जिसकी होती है वो कभी बड़ा नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है, मेरी माँ तो गाय की सेवा करती थी, गाय भी आती थी घर के सामने, भिक्षुक आते थे, कोई आता था साधु, उसको देती थी। और उनके जो ब्लेसिंग्स मिले, मतलब जब भी व्यक्ति गाय को आई तो गाय को बोलती थी कि माँ की बेटा प्रणाम कर लो, कि साधु आया तो प्रणाम कर लो। हमारा आदिवासी कस्बा था, तो लोग आते थे ऐसे भिक्षुक। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब लोगों की ब्लेसिंग्स भी आपको कहीं तो भी काम करती है। नहीं तो अदरवाइज अब देखते हैं सिटी एरिया में बहुत सारे लोग इतने नैरो माइंडेड हो जाते हैं कि मेरा खुद का अपना, बस उसके बियॉन्ड सामने वाले फ्लैट में भी क्या चल रहा है उसका भी कुछ लेना देना नहीं रहता। ये तो छोड़ो, कोविड में तो इतनी बुरी परिस्थिति है कि किसी की माँ या बाप अगर मर गए कोविड में, तो लोग उसकी डेथ बॉडी भी लेने के लिए मना कर रहे हैं कि ये डेथ हो गए, अपने आप उसको इलेक्ट्रिक इसमें डाल दो। जिस व्यक्ति ने बच्चों को जन्म दिया, उसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, आज वो डेड बॉडी को भी लेने, हाथ लगाने को बात तो दूर, वो बोल रहा है कि ये मेरा कुछ नहीं है, आप उसको डाल दो भट्टी में। इतनी बुरी सिचुएशन है। और मेरी माँ है, अभी तो मैं ऑफिस में बैठा हूँ, नहीं तो मैं घर पे तो मेरी माँ से भी आपको मुलाकात करवाता। एंजॉइंग लाइफ, रिटायर्ड, कोई रिटायरमेंट तो कोई सवाल उठता ही नहीं, लेकिन ओल्ड लाइफ है, आराम से सब अपने जो भी उसकी प्रायोरिटीज है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये आदत जो है, कि हम जिस लेवल पे है, हमसे जितना बन सके उतनी देने की कोशिश करो। ये जो ग्रेटिट्यूड एंड टेंडेंसी ऑफ गिविंग, ये जो वर्च्यूज है, ये वर्च्यूज हमें हमारे बच्चों में इनकलकुलेट करना चाहिए। अगर ये हम कर पाए, तो मुझे सही में लगता है कि जो पेरेंटहुड है, जो पेरेंटिंग है, वो हम काफी मायने में हमारे बच्चों को दे पा रहा है। जगीश जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कोई किसी के सवाल हो गए तो मैं, किसी की टिप्पणी होगी तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा। जी जी, थैंक यू वेरी मच डीएम साहब। बहुत ही क्या कहे, लाजवाब आपने बातें कही है। लाजवाब इन द सेंस, मतलब कॉस्मेटिक की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, जो जो यूज़फुल है प्रैक्टिकल लाइफ में, अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या क्या जो है होना चाहिए, वो आपने बात कही है। उसमें जो आपने कही कि ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए, दूसरों को देने की भावना होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले आपने जो पॉइंट आज बताया वो ह्यूमिलिटी के बारे में, हम्बलनेस होना चाहिए। और आप ज्वलंत उदाहरण है उसका, क्योंकि आप वहाँ थे मेडिकल कॉलेज में, तो और बाद में आप सिविल सर्वेंट बने। आपने देखा अभी वीडियो में, इतने इतने रिमोटेस्ट एरिया में आप वहाँ आप जा रहे हैं, पूरा आपका
महकमा आप पूरा साथ में जा रहा है, पुलिस वाले जा रहे हैं और बाकी लोग भी जा रहे हैं। सी लीड बाय एन एग्जाम्पल जो जिसको कहते हैं, वो आपने एक दिखा दिया है अपने अपने आपके इनिशिएटिव से और आपके ये डायनामिज्म से। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रेरणा का काम करेगा, जो यंगस्टर्स खासकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा एक संदेश दे रहे हैं कि ये कॉस्मेटिक लाइफ से दूर रहकर जो एक्चुअल है, सिंपल लाइफ जीने की जो आपने बात कही है, वो बहुत ही मायने रखती है। और और अब क्या कहें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इसके लिए। तो अभी हमारे जो कुछ जो हमारे साथी हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, वो अगर कुछ कुछ अगर सवाल है डीएम साहब के लिए, तो वो दे कैन रेज देयर हैंड्स। हाँ, अगर कुछ पूछना है, या मिस्टर विशाल, या गो अहेड, या मिस्टर विशाल, या गो अहेड। Yeah, actually, I want to ask to sir, what were the major challenges you faced while these? विशाल, can you on your, is it possible? Sorry, आप अपना वीडियो मोड ऑन कर सकते हो, हम आपको वीडियो देखना चाहेंगे। वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए विशाल जी। हाँ विशाल जी। yeah, just 1 second. I actually कोई बात नहीं, यू कैन कैरी ऑन, नो इशू। ठीक है। हाँ पूछिए। तब तो सवाल पूछ लीजिए, बाद में वीडियो ऑन करिए। हाँ सवाल पूछ लीजिए। या इट्स ओके। मैं पूछ रहा था कि what were the major challenges you faced while past 6 months in COVID crisis? हमारा कोविड में काम और बढ़ गया है। काम तो पहले भी था हमारा, तो एक दिन भी कोई, क्योंकि लॉकडाउन पूरे जिले में कैसा हो, किस तरह से हो, ये सब डिसीजन लेने का काम डीएम का है। जी। कब मार्केट खुले, क्या टाइमिंग रहे, कितना एरिया में बैरिकेडिंग हो, किस तरह से मेडिकल फैसिलिटीज बनवे। तो लॉकडाउन में डिफिकल्टीज से ज्यादा ये बोल सकते कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ी। मतलब डॉक्टर्स का पूरा मैनेजमेंट, नर्सेस का ट्रेनिंग, लैब सेटअप, पूरे पुलिस वालों को गाइड करना, कौन सी फेस्टिवल के दिन किस तरह से बंदोबस्त रखना, देन नगर पंचायत, बीडीओ, तहसीलदार, एसडीएम, सो ऑल जितना भी स्टाफ होता है एज ए डीएम, आप उसके एक लीडर हो, जिले के फेस हो। तो कोविड में जैसे बाकी लोगों को, बाकी एम्प्लॉयज को कुछ लोग घर पे रहना पड़ा या किसके, तो हमारे तो सैटरडे संडे भी काम में चलती है। अभी ऑफिस में बैठा हूँ मैं, तो दिन भर से काम करके अभी फ्री होके फिर रात को निकलूंगा घर पे। कोविड में पर्सनल तो कोई था नहीं, पर्सनल तो रिटर्न ही चल रहा है, बट आई विल से कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हमारे सामने गवर्नमेंट का तो पैरामीटर्स पे अच्छा काम करना ही है ही, लेकिन इस जिले के लोगों की लाइफ अच्छी से रहे, इसका जो एक मौलिक दायित्व है, वो हमें फुलफिल करने के लिए पिछले 4-5 महीने से हम कंटिन्यूस काम कर रहे हैं उसके ऊपर। Okay, so do you feel some kind of pressure on yourself के आपको मतलब बहुत इजी, कोविड से पहले काफी इजी लगता होगा काम, और उसके बाद बहुत ज्यादा प्रेशर सा फील होता है, कैसे आप मैनेज कैसे मैनेज करते हो? मुझे एक्चुअली जिंदगी में चैलेंजेस अगर नहीं मिले तो मुझे बोर लगता है। लाइफ विदाउट चैलेंज इज लाइफ ऑफ बोर्डम। जिंदगी में कोई लक्ष्य हो, कोई चैलेंज हो, और उसका सक्सेस करने का जो जुनून, जो पैशन है ना, जैसे मैं कोई ड्रिंक तो करता नहीं, मैं नॉनवेज खाता हूँ, लेकिन मेरी एक टेस्ट है, मुझे कुछ चैलेंज मिले, उसको फुलफिल करे, उसके आगे जाए। वो इट्स लाइक अ लाइफ ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर बिना क्वेश्चन ही नहीं है तो जिंदगी में करना क्या है। जैसे मैंने जैसे बताया कि कोविड के पहले भी मैंने टारगेट सेट किया था कि मुझे राशनिंग में ये काम करना है, मेडिसिन में ये काम करना है, या एजुकेशन में ये काम करना है। और फिर ये कोविड आने के बाद फिर मैंने टारगेट बनाया कि जिले में कौन से हॉस्पिटल में कौन सी फैसिलिटीज बननी चाहिए, किस तरह से ट्रेनिंग करना चाहिए। तो लाइफ ऑफ चैलेंज आई विल से इज अ लाइफ ऑफ थ्रिल, इज अ लाइफ ऑफ एंजॉयमेंट। तो हमेशा लाइफ में डिफिकल्टी जो है उसमें निराश ना होते हुए, डिफिकल्टी जैसे बोलते हैं ना, सोना कब निखरता है, जब वो आग में जाता है। जैसे मैंने बोला बाबा साहब अम्बेडकर महान क्यों हुए, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए, उन्होंने वो सिचुएशन फेस किया, स्ट्रगल को फेस किया। अगर सब बिल्कुल थाली परोस के एकदम सोने की थाली में सब 8-10 डिशेस आती, तो फिर वो मतलब नहीं रहता। तो हमेशा ऐसा रहने का कि अगर लाइफ चैलेंज भी है तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट, डोंट वरी।
तो फेस करो, समझो, काम काम ज्यादा करना पड़ेगा, तो उसी के लिए तो हम बैठे हैं डीएम। Yeah, definitely. Thank you, sir. यस, Thank you. ओके, थैंक यू विशाल जी। अच्छा डॉक्टर साहब जी, मेरा सवाल था आपसे, आपने वो आपको जोगी आपको जी, आपने एक्चुअली बहुत सारी बातें कर ली, मुझे लगा नागसेन जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग नागसेन जी को देते, यस, एक हाँ, मिनट। नागसेन जी को दीजिए। हाँ, आप लास्ट में, आप आखिरी में लास्ट सवाल में, पूछिएगा, लास्ट में, ओके। लास्ट में। हाँ, सोनारी साहेब बोला, अनम्यूट करा। हा डॉक्टर मारुत साहेब. मला अ, मराठी पण खूप मा- चांगली येते, मी मराठीही बोलू शकतो, काही अडचण हो नाही. हो हो. हम्म. मी तुम्हाला अभिनंदन करतो तुमचं. एक 7-8 महिने अगोदर मी तुम्हाला कॉल केला होता. रत्नाकर गायकवाड साहेबांनी तुमचा नंबर दिला होता बरोबर. त्यांच्यासोबत, आणि मग तुम्हाला देहरादूनचे आमचे जे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टरशी कनेक्ट केलं होतं. हो, नक्की मला आठवतंय. त्यांना ओएनजीसीचे जे ग्रॅज्युएट बॅच असते त्यांच्यासाठी तुम्हाला बोलवायचं होतं, तर ते बोलवणार आहे ते. त्याच्यानंतर कोविड येऊन गेला. या तर मी तुमचं अभिनंदन करतो, कारण की तुम्ही जसे आहात तसे आज जेवढे काय आलेले लोक SC ST ते बरेचसे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आहेत, आणि बरेचसे म्हणजे हँड टू माउथ ग्राउंड, म्हणजे ग्राउंड रियालिटीज मधून, झोडपट्ट्यातून आणि ग्रामीण भागातून आलेले आहेत. तर मी हे बघतोय की तुमच्या मनामध्ये जे काय कम्पॅशन आहे, आणि एक एम्पॅथी तुमच्यामध्ये आहे की मी ज्या समाजातून आलो त्यांच्यासाठी मला काहीतरी करायला पाहिजे, आणि या पदाचा वापर तुम्ही त्यांच्यासाठी, सर्वांसाठी करता, आणि त्याही लोकांसाठी तुम्ही करता. तर त्याबद्दल तुमचं मी अभिनंदन करतो आणि कॉम्प्लिमेंट देतो. तर माझं तुम्हाला असं विचारणं आहे की या जनरेशनला, आदिवासी समाज आणि अनुसूचित जातीचे जे लोक जे बाहेर आज येत आहेत, यंगस्टर, आणि आज मोठ्या मोठ्या पदावर जात आहेत, त्यांच्यासाठी तुमचा काय मेसेज आहे? जसं मी आधीच बोललो भाषणामध्ये, की आपल्या ह्या जीवनचर्या बदलण्यामध्ये संविधानचा खूप मोठा वाटा आहे. एक विजन होती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची, की जो गरीब तक्ता आहे त्यांच्यामध्ये इंटेलिजन्सची कमी नाहीये, फक्त अपॉर्च्युनिटीजची कमी आहे. तर सर्वात पहिली गोष्ट ही पाहिजे, की जर जी संधी किंवा जे पद आपल्याला मिळालेलं आहे त्याच्याबद्दल आपण नेहमी ग्रेटफुल राहावं, नंबर 1. नंबर 2, ज्या काही लोकांच्या डायरेक्ट किंवा इनडायरेक्ट ब्लेसिंग्स आहेत त्याच्याबद्दल आपण नेहमी जागृत असावं. आणि नंबर 3, समाज, जात ह्या गोष्टींच्या पलीकडे जाऊन जी व्यक्ती खरंच गरजू आहे, मागासलेला आहे, मग ते आदिवासी असेल, शेड्यूल कास्ट असतील, मायनॉरिटी असेल, आणि जे व्यक्ती खरंच काहीतरी करण्याची इच्छा आहे, होतकरू व्यक्ती आहे, त्यांच्यासाठी आपल्या परीने जे काही शक्य होईल, काही लोक त्यांना मार्गदर्शन करू शकतात, काही लोक त्यांना फायनान्शियली बुक्स किंवा वह्या देऊ शकतात, काही लोक त्यांना मोटिवेट करू शकतात, काही लोक चांगलं गाईड करू शकतात, काही लोक वेळ देऊ शकतात, काही लोक नर्सेस आहेत, डॉक्टर्स आहेत, त्या काही भागामध्ये सर्व्हिस देऊ शकतात, काही लोक त्यांना कुठल्या तरी ऍक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून त्यांना काहीतरी प्रोत्साहन देऊ शकतात. तर मला असं वाटतं की जो कुछ बन सके, जिस पद पर हम है, वो करने का प्रयास करे. अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा है तो बड़ा काम कर सकता है, कोई आदमी सिंपल जॉब होल्डर है, वो ठीक आहे, कोई प्रॉब्लेम नाही. परंतु मला असं वाटतं की सर्वात चांगली गोष्ट जी आपण केली पाहिजे, की समाजाचं सौहार्द, समाजामध्ये शांती आणि धार्मिक भावना, लोकांच्या पर्सनल भावना ह्या मेंटेन ठेवून लोकांमध्ये वेगवेगळ्या गोष्टींच्या बाबतीमध्ये जागरूकता, अवेअरनेस ह्या सर्व गोष्टी आपण निर्माण केल्या पाहिजे. आज काय झालंय, जसं मी सकाळी एका भाषणामध्ये बोलत होतो, आज दिवसभर मी हा शेड्यूल दिला होता, 5th ऑफ सप्टेंबर असल्यामुळे खूप ठिकाणी माझे होते की निगेटिव्हिटी प्रचंड आहे. लोकांमध्ये असं वाटतं की समोरचा व्यक्ती हा माझा काहीतरी दुश्मनच आहे, आणि किंबहुना हे वातावरण काही वर्षापूर्वी नव्हतं. भारत हा देश आहे, वेगवेगळ्या भावना आहेत, वेगवेगळे कल्चर आहेत, वेगवेगळ्या लोकांचे संप्रदाय आहेत. आपण सर्वांना रिस्पेक्ट केला पाहिजे. आणि ज्यावेळी असं वातावरण सभोवताली तयार होईल, तर प्रत्येकाला सिक्युरिटी फील होईल, प्रत्येकाला सेफ्टी फील होईल, प्रत्येकाला एकमेकांबद्दल ट्रस्ट फील होईल. आणि हे वातावरण निर्माण करण्याचं काम मला असं वाटतं की सर्व यंग जनरेशनचं आहे. डोंट मेक अ ग्रुप बेस्ड ऑन द कास्ट अँड बेस्ड ऑन द रिलिजन. मेक अ ग्रुप बेस्ड ऑन द थिंकिंग, बेस्ड ऑन द थॉट्स. तुम्ही तुमच्या विचारांच्या आधारावर, जसं मी आधीच बोललो, की मी अशा लोकांपासून नेहमी दूर राहिलो, त्यांच्याबद्दल मला आदर होता, सन्मान होता, न्यूट्रॅलिटी होती, पण दूर राहिलो जे निगेटिव्ह विचार करायचे. कारण निगेटिव्ह व्हायब्रेशन्स हे नेहमी कंटेजियस असतात. नेहमी लाईफ बद्दल पोचत राहणे, की यार माझ्या जीवनामध्ये हे नाही आहे, ते नाही आहे, तो टीचर चांगला नाही आहे, हे माझ्याकडे वाईट घडलं. आणि अशा लोकांच्या आयुष्यामध्ये नेहमी वाईटच घडत जातं. आणि जे लोक नेहमी दुसऱ्यांबद्दल चांगला विचार करतात, चांगलं बोलतात, त्यांच्या आयुष्यात नेहमी चांगलं घडत जातं. हा इज द प्रिन्सिपल ऑफ नेचर.
मला वाटतं आपण ते केलं पाहिजे, की जे काही आपल्याकडून शक्य आहे तेवढी मदत करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. विशेष करून यंग जनरेशन जे आहे, जसं मी म्हटलं, की मी मेडिकल कॉलेजमध्ये असताना काही मोबाईलही नव्हता. कारण ते माझं वय होतं शिकण्याचं, अभ्यास करण्याचं, काहीतरी करण्याचं. तारुण्याचं वय जे असतं ते कर्तृत्वाचं वय असतं. काहीतरी करून दाखवण्याचं वय असतं आणि तो वेळ आपण जर कुठल्या दुसऱ्या गोष्टीमध्ये घातला, तर आयुष्यभर मग फक्त प्रस्ताव करण्यापेक्षा काही दुसऱ्याकडे राहत नाही. कारण ती वेळ तर गेली, निघून गेली संधी. पुढे तुम्ही काय करणार? वन्स यू डू युअर ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन 5-6 वर्ष झाले, तुम्हाला जर तुमचा टायमिंग निघून गेला, तुम्हाला काही बनायचं होतं, काही करायचं होतं, परत संधी येत नाही. तर जी संधी ज्यावेळी मिळते त्या संधीचा योग्य वापर आपण केला पाहिजे असं मला वाटतं. थँक्यू. ओके, थँक्यू. डॉक्टर बारूद, अजून एक प्रश्न आहे आपल्या प्रीतम भांगेजी. वो पूछ रहे हैं व्हाट कैन बी डन इन द फील्ड ऑफ प्राइमरी एज्युकेशन. प्रीतम भांगेजी डायरेक्ट बोलू शकतात की. भांगे साहेब, तुम्ही अनम्यूट करा ना, तुम्ही डायरेक्ट बोला की. या गो अहेड, अनम्यूट करा अगोदर. आता बोला. जय भीम भारूड साहेब, सर्वप्रथम तुमचं अभिनंदन. आणि तुम्ही स्वतः म्हणजे सर्वात मोठं इन्स्पिरेशन आहे विद्यार्थ्यांकरिता, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकरिता. माझं एक म्हणणं आहे की जसे तुम्ही तर आदिवासी एरियामध्ये म्हणजे राहून शिक्षण घेतलं आणि आदिवासी एरियामध्ये आता डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आहेत. तुम्हाला सर्व माहिती आहे की आदिवासी विद्यार्थ्यांचं म्हणा किंवा मुलांचा काय काय प्रश्न असतात आणि ते तिथपर्यंत जाण्याकडे किती डिफिकल्टी येतात. तुम्ही लकी आहात किंवा तुम्हाला सर्वांचे आशीर्वाद मिळाले, तुम्ही आले. म्हणजे 4-5 डॉक्टर राजेंद्र भारूड बाहेर निघाले तर समाजाचा विकास झाला असं म्हणता येणार नाही ना. समाजाचा पूर्ण समाजाचा, आदिवासी समाज किंवा अनुसूचित जाती समाज पूर्ण येण्याकरता प्रायमरी एज्युकेशन खूप चांगलं असावं, म्हणजे त्याच्यावरती पुष्कळ फोकस असायला पाहिजे. आणि आपलं कंडिशन तुम्हाला माहितीच आहे की गावामध्ये कशा शाळा म्हणजे बंद होत आहेत, अटेंडन्स होत नाही. आणि याच्यावरती काम करण्याकरता डिस्ट्रिक्ट लेवलवरतीच काम करणं खूप गरजेचं आहे. तर तुमच्याकडे तुमचा अनुभव म्हणजे तुम्ही या फील्डमध्ये काय काय डिफिकल्ट पाहिल्याच आहे, पण काय काय तुमचे उपाययोजना आहेत आणि बाकी ठिकाणी पण अशा उपाययोजना केल्या पाहिजे याच्याकरता म्हणजे कुणी सामोर यायला पाहिजे? एक गोष्ट फार महत्वाची आपण बोललात की IAS IPS होऊन म्हणजे समाजाचा विकास होणं हे नाहीये. जसं मी बोललो की IAS अधिकारी किती असतात एका राज्यामध्ये? पूर्ण महाराष्ट्र राज्य आहे, साधारणतः आपण 20 कोटीची लोकसंख्या आहे. किती लोक आहेत IAS अधिकारी? 315 पूर्ण राज्यात, डायरेक्ट प्लस प्रमोटीस. माझ्यासारखे जे डायरेक्ट ऑफिसर असतील हे 250 असतील, ते पूर्ण राज्य चालवतात. आणि बाकीचे प्रमोटीज असतील. IAS IPS होणे किंवा फक्त डॉक्टर्स होणे हे सोल्युशन नाहीये. सोल्युशन काय आहे? बऱ्याचशा एरियामध्ये, गावांमध्ये छोटे छोटे उद्योगधंदे, त्यांचे बेसिक ह्युमन लाईफ स्किल डेव्हलपमेंट. त्याच्यानंतर जे लोकांचं मायग्रेशन होतं, आता इथले नंदुरबारचे बरेचसे लोक हे जातात सुरतमध्ये टेक्सटाईल्स मिल्सला किंवा शुगर फॅक्टरीजमध्ये. त्यांचं मायग्रेशन कमी होऊन त्याच ठिकाणी कसं सुरुवात होईल? जसं आपण एक महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला, प्रायमरी एज्युकेशन. तर ह्या 1947 पासून जवळपास 1990 किंवा 2000 पर्यंत शिक्षणाची जी लहर होती ती बऱ्यापैकी स्टॅग्नंट होती. पण 90s मध्ये सुद्धा फार कमी लोक शिकले या भागात सुद्धा. म्हणजे साधारणतः 40 ते 45 वर्ष जे चेंजेस होणं अपेक्षित होतं शिक्षणाच्या मध्ये तेवढे झाले नाही. नवीन देश होता, स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक गावात शाळा येणे किंवा हे येणे हे खूप मोठा विषय होता. आणि सर्वात महत्वाचा विषय होता की आदिवासी समाजामध्ये उपजीविका, डेली लाईव्हलीहूड. कारण जसं 70% लोक हे मायग्रेट होतात. सगळी शेती असते, परंतु शेती उन्हाळ्यामध्ये करणार काय? तर बरेचसे लोक मग दिवाळीनंतर ऊस तोडायला जातात. मायग्रेशन झाल्यामुळे मग मुलांना शिकू शकत नव्हते. आता नंदुरबारमध्ये ह्या जवळपास 4 शुगर फॅक्टरी सध्या रन करता आहेत. काही जिनिंग मिल्स काम करता आहेत. आणि ज्या ज्या ठिकाणी जिल्हा परिषद शाळा विखुरलेल्या आहेत, त्या शाळा आम्ही बंद करून एक इंटरनॅशनल स्कूल, आता आमची तोरणमाळा इंटरनॅशनल स्कूलचं बांधकाम 95% पूर्ण झालेलं आहे. की सर्व विद्यार्थ्यांना रेसिडेन्शियल फॅसिलिटी, एक चांगलं बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एज्युकेशन त्या सर्व शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना एकाच छतखाली देणे. त्याच पद्धतीने नवोदय विद्यालय सारख्याच स्कूल्स, एकलव्य रेसिडेन्शियल स्कूल्स या भागामध्ये आता सुरू झालेले आहेत. आणि जेवढं चांगलं शिक्षणाचं प्लॅटफॉर्म अवेलेबल होईल तेवढे लोक हे
पुढे जाऊन बिझनेस, लॉयर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, रिपोर्टर्स, डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स अशा वेगवेगळ्या पदावर जाऊ शकतात. आणि त्यासोबतच जे काही शेतकरी आहेत ते शेतकरी सुद्धा आधुनिक तंत्रज्ञानातून कसं करता येईल याच्या मागे आपली हे करू शकतात. परंतु जसं आपण म्हटलं की एखाद्या सोसायटीला किंवा समाजाला बदलायला 1 वर्ष 2 वर्ष लागत नसून त्याला एक डिकेड लागतं. 10 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष आणि त्याच्यानंतर मग समाज बदलायला सुरू होतो. नाहीतर मग समाज जर बदलायचं म्हटलं तर आता हे 60 वर्ष झाले, 70 वर्ष झाले, अजून सुद्धा मेजर चेंजेस नाही आले. तर ही पॉलिसी किंवा जसं मी मागेच बोललो की आम्ही या वर्षी जवळपास 13 कोटी रुपये फक्त शाळांमध्ये इलेक्ट्रिफिकेशन सोलरच्या माध्यमातून की प्रत्येक शाळेमध्ये कमीत कमी 8 ट्यूबलाइट्स आणि 4 पंखे हे सोलरवरती चालतील. अशा प्रत्येक शाळेमध्ये व्यवस्था तयार करणे, प्रत्येक शाळेमध्ये डिजिटल लर्निंग सुरू करणे, आश्रम शाळेला ISO दर्जा मिळवून देणे, मेडिकल फॅसिलिटीज इम्प्रूव्हमेंट करण्यासाठी सिटी स्कॅन आणले, डायलिसिस मशीन्स आणले, सोनोग्राफी मशीन्स आणले सिव्हिलमध्ये. नंदुरबारला पूर्वी नव्हतं. त्या सर्व गोष्टी सुद्धा काम एकाच वेळी चाललेलं आहे. आणि मला वाटतं की ऍज अ DM म्हणून मला साधारणतः 2-2.5 वर्ष काम करायची संधी मिळते एका जिल्ह्यामध्ये. त्या काळामध्ये आपलं जेवढं कॉन्ट्रीब्युट आपण करू शकू तेवढं केलं पाहिजे. आणि जसं मी म्हटलं आधी की आय एम नॉट हिअर टू चेंज एव्हरीथिंग. ती माझी तेवढी कॅपॅसिटी नाही आहे, तेवढा वेळ पण नसतो. परंतु जेवढं आपल्याकडून शक्य होईल तेवढं बदलण्याचा निश्चित आपण प्रयत्न केला पाहिजे. ओके, एनीबडी एल्स? अभी मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हिंदी में थोड़ा बात करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हमारे साथी है वो हिंदी भाषी है, उनका ये उनकी एक रिक्वेस्ट है कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा मराठी में तो थोड़ा हिंदी में रखेंगे तो ठीक रहेगा। ओके, संजय परुलकर जी आसाम से है, क्योंकि इसमें नॉट ओनली मुंबई, इसमें यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, इस एरिया से भी लोग हैं। आसाम से मिस्टर परुलकर इज ज्वाइनिंग। परुलकर बेसिकली महाराष्ट्र है, फिर भी हिंदी में बात करेंगे। या गो अहेड संजय भाई। नमस्कार मनोज साहब। नमस्कार, नमस्कार परुलकर साहब. It was a very inspirational talk listening to you. My question is, have you come across any political or social interference while implementing your policies that you thought you framed for the benefit of the society? एक चीजें आप ध्यान में रखेंगे, जैसे मेरा पहला जो टेन्योर था नांदेड़ का, वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था. वहां पर बोगस ट्राइबल्स लोगों ने बहुत सारी नौकरियां हड़प करी थी. तो मैंने बहुत बड़ा स्कैम निकाला था, गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजा था. तो मेरे खिलाफ लगभग 50-60 हजार लोगों ने एक ही दिन मोर्चा किया था. बट उसके ऊपर CM साहब ने कमेटी बिठाई, डिविजनल कमिश्नर से लेके बड़े बड़े लोगों को डाला और सभी लगभग 100-150 लोगों को मैंने जेल में डाल दिया था. FIR वगैरह की थी, बहुत सारे लोगों को जॉब छीन लिए थे. तो शेड्यूल कास्ट का तो मुझे इतना इसका आइडिया नहीं, लेकिन शेड्यूल ट्राइब में बहुत सारे जो जॉब्स है वो फेक ट्राइबल्स ने लेके रखे हैं महाराष्ट्र में. और ये एक रीजन है क्योंकि उसका अभी तक किसी ने वो पूरा निकाला नहीं, कच्चा चिट्ठा. तो वो मैंने निकाला था, तो मेरे खिलाफ काफी लाइव थ्रेट से लेके बहुत सारी चीजें हुई थी. वो एक चीज मुझे पता है कि वो मेरे लाइफ का सबसे पहला लर्निंग था कि सोसाइटी में जो चीजें चल रही है लोगों को लगता है कि वैसे ही चलनी चाहिए, उसको कोई विरोध नहीं करता. पॉलिटिकल भी कोई विरोध नहीं करता, कोई विरोध नहीं करता, जब तक वो वर्ग संगठित हो और पढ़ा लिखा हो. तो शेड्यूल कास्ट में तो ऐसा कोई होगा नहीं कि कोई दूसरा बंदा आके रिजर्वेशन लेके नौकरी लेके जाए. सब बड़े संगठित लोग हैं. पर शेड्यूल ट्राइब में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अभी भी चल रहा है ये. और इसके कारण जो जेन्युइन ट्राइबल्स है, जो पहाड़ों में जंगलों में जो लोग रह रहे हैं, वो अभी तक इसलिए इस फील्ड में या इस जगह पे नहीं आ पाए. बहुत ही कम लोग हैं जो सही में जिन्होंने वो गवर्नमेंट जॉब्स उनको मिली या रिजर्वेशन का फायदा हुआ है. उसके बाद में CO ZP था. ZP सोलापुर में बड़ा जिला है, लगभग 45 लाख लोक संख्या है. हमारी ZP में 68 पॉलिटिकल मेंबर्स थे, 13-14 MLA, 2-3 MP, 2 मिनिस्टर्स. सोलापुर में ऐसा कोई बड़ा फेस नहीं हुआ. इनफैक्ट जब मैं एज अ डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिकल हेड है, तो उनके साथ आपको काम करना पड़ता है. लेकिन आप जब सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो तो लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं, उसको विरोध नहीं करते. लेकिन उसमें फिर क्या है, आप उनको टाइम भी देना चाहिए, उनका सुन लेना चाहिए, उनको आपने समय देना चाहिए कि क्या उनके प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज है. जब ऑफिसर्स को लगता है कि मैं किसी का सुनूंगा नहीं, किसी से बात नहीं करूंगा, जो मेरे मन में आएगा वही करूंगा, तो लोग आपको उसमें आपको चाहिए. क्योंकि पॉलिटिकल लोगों का भी इम्पोर्टेंस है, उनको लोगों ने चुन के दिया है. डेमोक्रेसी है, लोगों की सुनना है, और लोगों के सुनने के लिए पॉलिटिकल इलेक्शन होता है, फिर लोग चुन के आते हैं. और एज ए DM यहाँ पर तो कोई कुछ ऐसा अपोजिशन नहीं है. इनफैक्ट
जो मेरे दिमाग के थॉट्स रहते हैं मैं उनके सामने रखता हूँ, और बहुत सारे लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं कि सही में हमें ऐसा काम करना चाहिए। जैसे सोलापुर में हमने सोकपिट कैंपेन शुरू किया था। ये गवर्नमेंट की स्कीम नहीं थी, हमने शुरू की थी। तो जो भी घरों के बाहर जो पानी निकलता है रूरल एरियाज में, वो गटर में न जाते हो, उसका सोकपिट बना के वो पानी को जमीन में उसका पर्कुलेशन हो, उससे वाटर लेवल बढ़ेगी, मॉस्किटोज या हाउस फ्लाइज कम होगी, और उसके कारण लोगों का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो पूरे जिला परिषद में सभी मेंबर्स ने उसको सपोर्ट किया, बड़े कैंपेन्स हुए। हमने 65,000 हाउस होल्ड्स बिना गवर्नमेंट का पैसा लिया हुआ, 14 वित्त आयोग, ग्राम निधि, श्रमदान, कुछ लोगों की फंडिंग, उसके आधार पे 65,000 घरों का पानी का जो लीकेज हो रहा था वो अंदर जमीन में डाला। और उसके फिर मेरा वर्ल्ड वाटर डे में IIT चेन्नई में प्रेजेंटेशन हुआ, उसके ऊपर मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से पुरस्कार भी मिला था। तो अगर आप अच्छे काम करते हो अच्छे दिल से, तो हमेशा लोग आप उसको सपोर्ट करेंगे। हाँ, कुछ पॉलिटिकल लोगों का रहता है कि कोई ट्रांसफर किसी उनकी जो पास के लोग हैं उसके हो जाए, या किसी व्यक्ति का कुछ काम हो जल्दी हो जाए। तो ऐसी चीजों में जो रूल्स में है वो हम कर देते हैं, जो रूल्स में नहीं है उनको समझाते प्रॉपरली कि ऐसा ऐसा अड़चन है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ दैट हम कर नहीं सकते। और एटलीस्ट महाराष्ट्र में ऐसी सिचुएशन है कि पॉलिटिकल लोग सब समझते हैं, कोई ऐसा उसको ऐसा पकड़ के नहीं रखता कि ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा नहीं हो, ऐसा कोई नहीं करता। एवरीबडी इज वेरी मैच्योर सीजन, उनको पता है कि जो चीज रूल के बाहर है उसको बोल के ही फायदा नहीं, तो कोई बोलता नहीं ऐसी कोई चीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक अभी जगीश जी हम समाप्त करने के टाइम पे आ चुके हैं। आई थिंक हमें अभी एंड करना चाहिए यहाँ पर। या जाते जाते डॉक्टर साहब, एक हमारी एसोसिएशन की ओर से आप वोट ऑफ थैंक्स हम लोग देना चाहते हैं। माय कलीग इन ONGC एसोसिएशन, मिस्टर विपुल मेश्राम, ही विल प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू जागीर सर। जय भीम टू ऑल। जय भीम। आज का सेशन था मैनेजिंग हेल्थ एंड एंजाइटी इन कोविड टाइम्स। हमारे स्पेशल गेस्ट राजेंद्र बारोट सर, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से उन्होंने आज छोटी छोटी बातों को हमें एग्जाम्पल के साथ में उन्होंने बहुत अच्छे तरह से गाइडेंस किया। इन्होंने हमें कैसे एडवर्स कंडीशन को फेवर में लाना है, कैसे नेचुरली जीना है, फाइनेंशियल सेविंग कैसे करने हैं, पॉजिटिव थिंकर लोगों के साथ कैसे रहना है, ये सब चीज़ें हमें बहुत विस्तार पूर्वक समझाया है। और हम लोग कोशिश करेंगे इन सब चीज़ों को अपने जीवन में मतलब यूज़ का इम्प्लीमेंट करने का। सर फाइनली वेरी थैंकफुल सर, हमारे एसोसिएशन की तरफ से, ये ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन। कोविड के बाद हम फिजिकली सब मिलेंगे एक साथ। मिलेंगे हम लोग मुंबई में बुलाएंगे डॉक्टर साहब को। यस या ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय। ओके, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बाय बाय, सी यू ऑल अगेन, टेक केयर, बाय बाय। बाय।